गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का डिस्कशन है वो है टॉपिक एंजाइम। ये आपका एमएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस में से आता है। तो आप सबसे पहले एंजाइम जो है, एंजाइम क्या चीज़ करता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्यों एंजाइम को पढ़ना है आपको, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, आप एक जनरल सी बात जानते हो कि अगर CO2 और H2O के साथ रिएक्शन होता है तो H2CO3 बनता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करता है तो कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और आप ये जानते हो कि ये जो है 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनता है। एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। अगर ये बिना एंजाइम के होता है, अगर इसी में अगर हम एक एंजाइम डाल दें, कार्बनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे एक एंजाइम डाल दें कार्बनिक एनहाइड्रेज, तो इसका जो रेट है वो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड हो जाता है। तो आप ये चीज देख रहे हो, कोई भी रिएक्शन को कितना वो फास्ट कर सकता है, कितना वो स्लो कर सकता है, वो पावर किसके पास है? एंजाइम के पास। तो अब आपको एक बात बताओ कि अगर कोई भी किसी भी आदमी को अगर लाइफ चलाना है तो उसको एंजाइम का जरूरत होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा जरूरत, बताओ। जैसे अगर कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन को या स्लो करना है या फास्ट करना है तो उसमें एंजाइम का जरूरत होगा। जैसे अब हमारा कोई जरूरत है, हमारा नीड है, जैसे अब हमको यही कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड का नीड हमको है 4 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। लेकिन हम बिना एंजाइम के अगर ये रिएक्शन करवा रहे थे तो ये हो रहा था 200 मॉलिक्यूल पर आवर। तो अब हमारे बॉडी को जरूरत कितना है? 4 लाख मॉलिक्यूल का। तो अब हम क्या करेंगे? एंजाइम रहेगा तभी तो उसके रेट को वो बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो हमको 4 लाख मॉलिक्यूल मतलब पर सेकेंड मिल जाएगा। तो इसका मतलब एंजाइम रहने से हमारा सर्वाइवल बनेगा। क्योंकि एंजाइम अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी का जो नीड है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। अगर 200 मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब 1 घंटे में बन रहा है, और हमारे बॉडी का नीड है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड, तो एंजाइम उसमें जब तक आएगा नहीं, उसके रेट को फास्ट करेगा नहीं, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं होगा। और रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनिज्म हो। आप ये जान लो कि एंजाइम है तभी लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे चीज जो बॉडी का नीड है वो नीड बिना एंजाइम के पूरा नहीं हो सकता है। कहीं पे रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मान के चलो कहीं फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो बहुत फास्ट से हो रहा है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, और वो बहुत फास्टली फॉर्म हो रहा है। बहुत फास्टली जब फॉर्म हो रहा है तो आप एक चीज बताओ, वो ज्यादा होते होते एक्सेस हो जाएगा तो वो भी बॉडी को डैमेज कर देगा। तो वहां पे एंजाइम आके क्या कर सकता है? उसको स्लो कर देगा, और जिससे कम फॉर्मेशन होगा, फिर एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइफ सर्वाइव करने के लिए एंजाइम का जरूरत है। ठीक है। और देखो, सबसे पहले जो है एंजाइम जो ढूंढा है वो साइंटिस्ट है बकनर। ठीक है। बकनर सबसे पहले डिस्कवर किए थे और आइसोलेट किए थे एंजाइम जैमेज। और ये जो टर्म है एंजाइम, ये किसने दिया? ये टर्म दिया है कोह ने, साइंटिस्ट कोह ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, अब एक बात बताओ, अगर कोई एंजाइम है, आप एंजाइम को लंबे समय तक रखना है, तो एंजाइम को लंबे समय तक रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा। इनएक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा तो उसको इनएक्टिव कैसे करेंगे? तो क्रिस्टलाइज करेंगे। क्योंकि आपको पता है एंजाइम को अगर लंबे टाइम तक रखना है तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकेगा, रहेगा तो कोई ना कोई काम करेगा। तो हम क्या करते हैं? एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, मतलब उसको क्रिस्टलाइज करके रखते हैं। और जो ये क्रिस्टलाइज सबसे पहले किया वो है जेबी समनर। ये साइंटिस्ट का नाम है क्या? जेबी समनर। और ये फर्स्ट टाइम जो क्रिस्टलाइज किए थे एंजाइम यूरिएज, और जो कौन से प्लांट से किए थे? जैकबिन और लोबिया प्लांट। ये आपका दो मेन चीज हुआ डिस्कवरी के रिगार्डिंग कि एंजाइम का क्यों डिस्कवरी हुआ, एंजाइम का हमारे लाइफ में क्या यूज है, एंजाइम के कारण हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, एंजाइम का क्या नीड है, ये चीज हमारा डिस्कशन था। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज जानना चाहिए, ये ऑल नहीं, यहां ऑलमोस्ट होगा। ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है। ये ऑलमोस्ट क्यों बोले, इसके लिए कुछ बात है। क्योंकि जितने भी
मतलब एंजाइम्स वो सारे प्रोटीन नहीं है, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम्स हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए। एक बात आपको मैं बता दूं कि डीएनए के पास कैटालिटिक पावर नहीं होता है और आरएनए के पास कैटालिटिक पावर होता है, इसीलिए उसको राइबोजाइम भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम्स है वो मैक्सिमम ऑलमोस्ट प्रोटीन है, लेकिन कुछ उसमें न्यूक्लिक एसिड भी हैं जो एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो एक चीज बता देता हूं, आरएनए जो राइबोजाइम है सबसे पहले डिस्कवर किए थे टी केक। ठीक, कहां पे, आरएनए किसके, प्रोटोजोन्स था एक, टेट्राहाइमेना थर्मोफिला, इस प्रोटोजोन्स में इन्होंने डिस्कवर किया। और उसके बाद एक और सबसे उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिस्कवर किया राइबोन्यूक्लियेज राइबोजाइम जो है वो डिस्कवर किया अल्टमैन। ये देखो अल्टमैन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब देखो एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स हमेशा कोलोइडल सब्सटेंस के फॉर्म में रहता है। और आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि मतलब आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप मतलब बताओ इसका क्या होना चाहिए आंसर, कि एंजाइम्स कौन से सेल ऑर्गेनेल में फॉर्म होता है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे ये बताओ सबसे पहले। तो इसका आंसर होगा कि ऑर्गेनेल्स। अब एक बात बताओ, क्या मैंने बताया आपको, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंड आपको एक बात पता होगा, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स बोलते हैं, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है। तो इसका मतलब जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, राइबोसोम्स में। ठीक है, और ये राइबोसोम्स में होगा और जेनेटिक कंट्रोल में होगा। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो मतलब एंजाइम जो है ना, मतलब सेल के अंदर कोलाइडल सब्सटेंस के फॉर्म में होता है और ये टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप जैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसका जो रेंज होता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रेंज होता है। लेकिन आपको पता है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स है वो मेन जो वर्क करते हैं वो 37 डिग्री पे करते हैं। बाकी अगर एवरेज रेंज देखते हैं तो 30 डिग्री से 35 डिग्री तक उसका रेंज होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो, आपको मैंने बताया है जो ये कोलाइडल सब्सटेंस जो है, मतलब एंजाइम जो सेल के अंदर होते हैं वो कोलाइडल फॉर्म मतलब कोलाइडल सब्सटेंस के फॉर्म में होते हैं। और ये जो है मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो आपको इसमें मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड मैं 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। देखो, इसका जो मेन रेंज होता है टेम्परेचर का वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो हमारे बॉडी में जितने भी मतलब एंजाइम्स होंगे इसका मेन जो वर्किंग होगा वो 37 डिग्री पे होगा। लेकिन अगर हम ऐसे एंजाइम का रेंज देखें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज होता है। ये तो जनरल बात हो गया। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको मान के चलो 37 से ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अगर एंजाइम अगर 40 डिग्री सेल्सियस में हो गया तो आपको पता है क्या होगा। आप जानते हो प्रोटीन को अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाई टेम्परेचर देते हैं वो क्या हो जाता है, डीनेचर जो हो जाता है। तो उसी तरह एंजाइम को अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा। और अगर हम उसको लो टेम्परेचर रखते हैं, 30 से लो टेम्परेचर रखते हैं, तो 30 से लो टेम्परेचर रखेंगे तो भी वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि अगर आप उस 30 डिग्री से कम सेल्सियस दोगे, मतलब टेम्परेचर दोगे, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम मिलेगा तो फिर वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर से ज्यादा रेंज होगा तो वो डीनेचर हो जाएगा, टेम्परेचर से कम होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, और दोनों ही केस में वो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर, अब एक चीज देखो, इस दोनों में डिफरेंस है, इनएक्टिवेशन एंड डीनेचुरेशन में डिफरेंस है। क्या है, देखो डीनेचुरेशन जो है आप जानते हो 40 डिग्री सेल्सियस में उसको आप रख दोगे
तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, डीनेचर होगा, उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो वो फिर नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन जो एंजाइम इनएक्टिव है, लो टेम्परेचर के कारण उसमें मतलब इनएक्टिव हुआ है, उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो फिर देखोगे वो एंजाइम फंक्शन करने लगा। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है कि डीनेचुरेशन जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है और इनएक्टिवेशन एक टेम्पररी इफेक्ट है। ये मेन बात था। और ये डीनेचुरेशन का एक्सेप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये थर्मोस्टेबल और थर्मोफाइल आपने सुना होगा। थर्मोस्टेबल जो कि डीप ओशियन में, हाई थर्मल वेंट में, मतलब वहां पे जो कुछ जैसे टेक पॉलीमरेज जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस मतलब 50 प्लस में वर्क करता है, तो वैसे एंजाइम को थर्मोस्टेबल एंजाइम बोलते हैं। और कुछ थर्मोफाइल जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं उसको थर्मोफाइल बोलते हैं। तो ये मतलब इसका क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है? जैसे आपको आर्किबैक्टीरिया हो गया, थर्मोफिलिया हो गया, आर्किबैक्टीरिया हो गया, जो हाई थर्मल वेंट्स में होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्शन हुए डीनेचुरेशन का। क्योंकि जहां डीनेचुरेशन हो गया तो परमानेंट इफेक्ट है, वहां तो डैमेज हो जाना है। लेकिन इस सब के पास मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस के कारण ये सरवाइव कर जाते हैं। तो ये सब एक्सेप्शन होते हैं डीनेचुरेशन के। ठीक है, तो और ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। और ये चेंज का क्या रीजन है? आप देखो, ये चीज जानते हो, कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट जो होते हैं आपको पता हो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं। मेन डिफरेंस इन कैटलिस्ट में, इनऑर्गेनिक में और बायो कैटलिस्ट में यही डिफरेंस है कि बायो कैटलिस्ट जो है, जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लिविंग से बना है तो प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीन से बना होगा तो वो हाई टेम्परेचर में नेचर हो जाएगा और वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अब एक बात है कि एंजाइम, एक बात आपको और मतलब जनरल चीज में बता रहा हूं, एंजाइम जो है वो मतलब खत्म हो जाता है क्या? अगर आप बताओ एंजाइम कोई प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है क्या? तो आंसर है कि एंजाइम किसी प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होता है। देखो, एंजाइम आएगा, एंजाइम किसी भी चीज के रेट को स्लो करेगा या फास्ट करेगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा और एंजाइम वहां से सेपरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। और आप सोचोगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो अब एक जनरल चीज देखो कि जैसे आप एंजाइम आया अपना फंक्शन करने के लिए। एंजाइम जो है आप जानते हो टेम्परेचर पीएच सेंसिटिव है। टेम्परेचर पीएच को छोड़ो, इन्वायरमेंटल चेंज के कारण उसमें कुछ केमिकल चेंज अगर हो गया, एंजाइम में अगर कुछ केमिकल चेंज हो गया, तो उसका ये खामियाजा होगा कि वो केमिकल चेंज होने के कारण एंजाइम जो है वो एंजाइम को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा उस एंजाइम का। और उस एंजाइम में, जैसे अगर कोई एंजाइम में केमिकल चेंज हो गया तो वो अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो उस एंजाइम की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे एंजाइम को हमारे बॉडी में रखना नहीं है, तो ऐसे एंजाइम को क्या कर दिया जाता है? डाइजेस्ट करवा दिया जाता है। और डाइजेस्ट करवाने के बाद इसके जगह क्या ले आया जाता है? कोई नया एंजाइम को ले आया जाता है। और इसीलिए हमारे बॉडी में एंजाइम को टाइम टू टाइम रिप्लेस करना जरूरी है। ठीक है, अब आपको ये आप बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़े होंगे कि बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़े होंगे, ये इस लाइन को मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हो, प्रोटीन जो है 4 फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रोटीन कितने फॉर्म में पाए जाते हैं? 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। किसी भी एंजाइम में प्रोटीन मतलब सीधे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, मतलब देखो, अब आपको होता है हर एंजाइम के अंदर सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले एंजाइम बनाने के लिए एमाइनो एसिड एक लाइन में
अरेंज होगा, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड एक लाइन में अरेंज होगा, तो वो क्या हो गया आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर। वही एक मतलब अमीनो एसिड का फोल्ड बन गया, हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपको ये मैं बता दूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें न सेरिफिस मतलब कोई भी पॉकेट या कोई भी कर्व नहीं है, एक्टिव साइड नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। तो स्ट्रक्चर तो एंजाइम में सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में एक्टिव साइट्स नहीं मिलते हैं, एक्टिव साइट्स नहीं, इसलिए वो कोई काम का नहीं है। अब आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। प्रोटीन का जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, आप एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ोगे कि मतलब एंजाइम इज डिपिक्टेड एज अ लाइन डायग्राम। उसका ये मतलब है अगर आप प्रोटीन में एन टर्मिनल और पी टर्मिनल को रिमूव कर दोगे तब ये एक फ्रीली स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्रीली स्ट्रक्चर के लिए ये लाइन लिखा गया है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हुआ। अब देखो, कोई भी एंजाइम किसी प्रोसेस को चालू करे, स्टार्ट करे, ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी एंजाइम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करे, ये तभी पॉसिबल है जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और ये चीज कैसे होगा और कब होगा, ये चीज आपको जानना है कि एंजाइम सब। अब देखो एक बात बताऊं, जनरली जो है एंजाइम का साइज बड़ा होता है। जनरली एंजाइम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो एंजाइम का साइज बड़ा होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के पास नहीं जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है जुड़ने के लिए, ठीक है। और सबस्ट्रेट जो जुड़ने आता है, तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि एंजाइम जो है, सब एंजाइम का सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में जो है मतलब सेरिफिसेस एंड पॉकेट्स पाए जाते हैं। उसी पॉकेट्स में जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको हम एक्टिव साइट बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज तो मैंने जनरल बताया। अब ऐसे मैं बता रहा हूँ एंजाइम का शेप बड़ा है, एंजाइम का शेप बड़ा है तो वो मूव करेगा नहीं, तो छोटा होता है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है। और एंजाइम के पास आता है तो सबस्ट्रेट जो एंजाइम के मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो मतलब कर्व बनता है, सेरिफिशियल पॉकेट्स बनता है, उस पॉकेट में जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है। वो जहां अटैच होता है उसको बोल देते हैं हम एक्टिव साइट्स। और वही सेरिफिसी और पॉकेट, मतलब आप ये सोच सकते हो अगर एक मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक पर एक बैकबोन फोल्ड हो रहा है, इट मतलब क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ, बैकबोन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ, इसका मतलब वो एक पर एक हो रहा है। तो एक पर एक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ आप ये बताओ। तो आपको ये मैंने बता दिया कि टर्सरी स्ट्रक्चर में सेरिफेसी पॉकेट्स होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट का साइज स्मॉल होता है एंजाइम के कंपेयर में, तो सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होता है एक पर एक, फोल्ड होने के कारण बहुत सारे मतलब कर्व्स बन जाते हैं सेरिफेसी, इसी को हम पॉकेट्स बोल देते हैं। और इसी पॉकेट्स में जहां सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको हम एक्टिव साइट बोल देते हैं, और जहां वो बाइंड नहीं होता है उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो आपको ये टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने बता दिया। मतलब अब एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो टर्सरी फॉर्म में एंड ग्लोबुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है, देखो in this structure backbone of protein chain fold upon itself, the chain crisscross itself and hence many serifici and pockets are formed. This is called active site. अब देखो ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कि टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्यों ज्यादा होता है, ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन अब कर रहा हूं कि टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेरिफिसी एंड पॉकेट्स होंगे तो सबस्ट्रेट अटैच होगा, एक्टिव साइट ज्यादा होगा, तो टर्सरी स्ट्रक्चर। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो आप ये देखोगे कि इससे भी ज्यादा, मतलब जैसे देखो एक लाइन डायग्राम बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ए मतलब एमाइनो एसिड एक लाइन सीक्वेंस में बन गया तो वो प्राइमरी हो गया। वो अगर फोल्ड हो गया मतलब उस पर मतलब फोल्ड हो गया तो वो हेलिकल शेप बन गया, तो वो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वही अगर
बहुत ज्यादा फोल्ड हो गया तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर, और उससे भी ज्यादा हो गया तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपको ये बात होना चाहिए कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सेरिवेसी एंड पॉकेट्स तो बहुत ज्यादा होंगे। सेरिवेसी एंड पॉकेट्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो फिर वहां पर मतलब सबस्ट्रेट का बाइंड होने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? आपको ये मैं बता, देखो आप ये कभी भी पढ़े होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट जब एंजाइम से जाके जुड़ता है, सबस्ट्रेट जब एंजाइम से जाके जुड़ता है तो उस टाइम में क्या होता है, एंजाइम अपना शेप अल्टर करता है। तो एंजाइम अपना शेप अल्टर, और आपको मैं बता दूं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, टर्सरी स्ट्रक्चर अपना शेप को, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर स्टेबल है लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वो अपने शेप को अल्टर नहीं कर सके। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो उस मतलब वो इतना स्टेबल है कि वो अपना शेप अल्टर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एंजाइम्स जो है वो टर्सरी फॉर्म में मतलब कैपेबल है और टर्सरी फॉर्म में पाया जाता है। क्वाटरनरी में क्यों नहीं? क्योंकि आप देखो एंजाइम के फंक्शन के लिए दो चीज जरूरत होता है। एक तो एंजाइम में एक्टिव साइट्स होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा वो अपने शेप को अल्टर कर पाए। तो ये दोनों कैरेक्टर किस में है? टर्सरी स्ट्रक्चर में है। क्वाटरनरी में इसलिए नहीं है, क्वाटरनरी में तो एक्टिव साइट बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि एक पर एक फोल्ड होते हुआ है, उसके कारण बना है। बहुत ज्यादा फोल्ड के कारण पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्ड हुआ है तब बना है क्वाटरनरी। उसमें एक्टिव साइट तो बहुत सारा मिलेगा लेकिन वो स्टेबल इतना है कि वो अपने शेप को अल्टर नहीं कर पाएगा। और सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के पास जब आता है तो एंजाइम में कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण एंजाइम अपना शेप पूरा सबस्ट्रेट के जैसा बना लेता है जिससे सबस्ट्रेट आके उसमें अटैच हो सके। तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और ये प्रोसेस जब नहीं होगा तो कोई आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है, टर्सरी क्यों होता है, ये चीज आपको शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक, कैटालिटिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज टर्सरी एंड ग्लोब्यूलर, ये चीज तो हो गया। अब आपको मैं बता देता हूं कुछ एंजाइम्स जो है वो क्वाटरनरी फॉर्म में भी होते हैं, उसको हम आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। क्वाटरनरी फॉर्म में होते हैं। आइसो एंजाइम्स में जैसे आपको कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है इसमें मतलब 5 एक्टिव साइट्स है। मतलब इसका मतलब इसमें बहुत सारे एक्टिव साइट्स हैं, बहुत सारे एक्टिव साइट्स है। और अगर एक सबस्ट्रेट आया फिर इसका शेप चेंज कर दिया, मतलब शेप चेंज करना होगा, तो ये स्टेबल है तो ये अपना शेप नहीं, तो इसीलिए इसके साथ 5 सबस्ट्रेट मतलब जुड़ सकता है इसके पांचों एक्टिव साइट पे, क्योंकि ये इसको ज्यादा शेप को अल्टर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कुछ एंजाइम्स जो कि जिसको कि हम आइसो एंजाइम्स बोलते हैं उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। और ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। सॉरी, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि मतलब उसका 5 और देखो आपको ये चीज तो मैंने बता दिया कि मतलब आइसो एंजाइम्स को मतलब उस पर 5 एक्टिव साइट्स है तो 5 सबस्ट्रेट जाके जुड़ेगा, तो वो उतना शेप को अल्टर ना करे, उसको वैसा स्टेबल चीज भी चाहिए, इसीलिए हम उसको क्वाटरनरी मतलब स्ट्रक्चर दे देते हैं। और दे देते हैं उसका स्पेशल नाम क्या हो गया, आइसो एंजाइम। ये बात तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज चलते हैं कि कैटालिटिक पावर क्या होता है। एंजाइम जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है उसको हम कैटालिटिक पावर कहते हैं। और ये कैटालिटिक पावर जो है ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर, एक है टर्न ओवर नंबर और एक है केम कांस्टेंट। अब देखते हैं टर्न ओवर नंबर क्या है। टर्न ओवर नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। वो टाइम जो है मिनट में, सेकेंड, आवर में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है, पर यूनिट टाइम बाय ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपको टर्न ओवर नंबर का एग्जाम्पल मैं देता हूं तब आपको समझ में आएगा कि टर्न ओवर नंबर कैसे। अब देखो
अगर हमको 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ 1 मिनट में, तो ये इसका टर्नओवर नंबर हुआ। और कहीं पे 500 सबस्ट्रेट है, वो 500 सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में कितने, 1 घंटे में, मतलब यूनिट टाइम सेकेंड में, मिनट में, आवर में, कुछ में भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया, उसका टर्नओवर नंबर। और आपको मैं बता दूं टर्नओवर नंबर, देखो आप कैटालिटिक पावर जो होता है, कैटालिटिक पावर, अब एक चीज बताओ, जहां पे मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा, जब एंजाइम जाके जुड़ेगा। एंजाइम कब जुड़ेगा, जब एंजाइम में सबस्ट्रेट जुड़ेगा। और एंजाइम में सबस्ट्रेट जुड़ेगा कब, जब एक्टिव साइट रहेगा। और एक्टिव साइट एक, देखो कम से कम हर एंजाइम का जरूरत है कि उसमें कम से कम एक तो एक्टिव साइट होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। और अगर एक भी नहीं एक्टिव साइट होगा तो सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा, तो वो एंजाइम ही नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब कम से कम एक जो है एक्टिव साइट्स होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो हो गया आपको। लेकिन एक चीज बताओ कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया एंजाइम के थ्रू, ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बीच में एंजाइम रहेगा। तो एंजाइम के पास क्या रहेगा, एंजाइम के पास अगर एक्टिव साइट रहेगा तभी तो उतना सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़ेगा और उतना प्रोडक्ट में बढ़ेगा। इसका मतलब अगर एंजाइम में एक्टिव साइट्स ज्यादा है तो सबस्ट्रेट ज्यादा उसमें जुड़ेगा, सबस्ट्रेट ज्यादा जुड़ेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, टर्नओवर नंबर उसी को तो बोलते हैं, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बाय ए एंजाइम, तो उसको हम टर्नओवर नंबर। तो इसका मतलब अगर एंजाइम में एक्टिव साइट्स ज्यादा हैं तो सबस्ट्रेट ज्यादा बाइंड होंगे, और सबस्ट्रेट ज्यादा बाइंड होंगे तो फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो टर्नओवर नंबर ज्यादा होगा। इसका मतलब कैटालिटिक पावर जो है वो टर्नओवर नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टर्नओवर नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव साइट्स होगा, ठीक है। तो ये अभी तक का। और हाँ, Km कांस्टेंट जो है, मिकेलसन एंड मेंटेन जो है, ये क्या होता है, ये Km कांस्टेंट देखो, ये कैटालिटिक पावर जो है मतलब सबस्ट्रेट जो कन्वर्ट होता है उसमें, उसी को हम बोलते हैं कैटालिटिक पावर। और ये दो चीज पे डिपेंड करता है, टर्नओवर नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और Km कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो Km कांस्टेंट क्या है, ये जो साइंटिस्ट दिए थे, साइंटिस्ट का नाम है माइकेलिस एंड मेंटेन। तो ये क्या है, ये वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, मतलब Km कांस्टेंट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which rate of reaction attain maximum of its velocity। मतलब ये वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का जहां पे ये रेट जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ के बराबर होता है, ये वो कांस्टेंट है। तो ये आपको ये चीज, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी तक तो बस इतना ही। चलो आगे डिस्कस करते हैं।